नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार करें आर्किटेक्ट जितेंद्र त्रिपाठी का। दोस्तों, ये जो अपना चैनल शुरू किया है नया, ये इसी उद्देश्य से शुरू किया है कि आपको जब घर बनवाना हो या जब भी उसकी डिजाइनिंग करानी हो या उसके बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिए, वो मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आपको उपलब्ध कराऊं और आपको इस बात में मदद करूं कि एक अच्छा सा घर बड़ी सुविधाजनक तरीके से आपके लिए तैयार हो जाए, जिसमें आप जीवन भर आनंद से और संतुष्टि पूर्वक रह सकें। तो उसी सिलसिले में मैं करीब 3 वीडियो मैं बना चुका हूं, जिसमें पहले वीडियो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है एक आर्किटेक्ट और किस तरह से वो डिज़ाइन करता है और किस किस तरह से उसने दुनिया में इतनी सारी बिल्डिंग्स अच्छी अच्छी बनाई हैं। और उसके बाद मैंने किसी अगले वीडियो में आपको ये बताया था कि जब आपको प्लॉट लेना हो तो उस प्लॉट के लिए क्या क्या सावधानी बरती जाए और किस तरह से वो प्लॉट का चयन आप करें कि वो जो आपका मकान है वो बहुत सुंदर और सुविधाजनक बन सके। उसके बाद अगले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि एक आर्किटेक्ट की फीस कितनी होती है और क्या क्या वो आपको सेवाएं दे सकता है और किस तरह से आप उसके साथ सामंजस्य बैठाएंगे अपनी रिक्वायरमेंट्स का, अपनी ज़रूरतों का, जिससे कि वो आपके लिए एक अच्छा सा घर बना सके। तो आज उसी सिलसिले में मैं आगे बढ़ता हूं और आपको ये बताऊंगा कि जब आपका घर जो है आपके अनुसार और आपकी इच्छा अनुसार एक आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन कर दिया है, तो उसके बाद फिर आपको किस तरह से आगे बढ़ना है और जो सावधानियां हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस जो हैं वो बरतने हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी जानकारी में होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, ये एक प्रेजेंटेशन आपके लिए उसी सिलसिले में हाजिर है। ये कुछ घर के जो हैं कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हैं कि किस तरह उसकी फाउंडेशन खुदेगी और फिर उसके आगे क्या होता है, फिर उसके आगे किस तरह से बनता है। ये एक स्केच है, ये ग्राफिक है, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाने वाला हूँ। जब घर आपका डिजाइन हो गया तो इसके बाद आपको चाहिए होगा वो शख्स जिसको कि वो घर बनाना है, यानी कि जिसको एग्जीक्यूशन करना है, और इसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर। एक ऐसी टीम आपको चाहिए होगी जो आपके लिए वो घर बना के दे। तो उसमें आपको अपने आर्किटेक्ट से सामंजस्य बैठा के एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर का चुनाव करना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 तरीके हैं जिस तरीके से आप अपना घर जो है बनवा सकते हैं, जिन टीमों को आप अपने घर बनवाने के लिए, भवन बनवाने के लिए चुन सकते हैं। उसमें तो 2 तरीके हैं। उसमें पहला तरीका यह है कि या तो आप जो है लेबर रेट पे घर बनवाएं, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप पूरा विद मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दें। अब लेबर रेट क्या होता है? लेबर रेट में ये होता है कि जो भी मटेरियल है वो आपको सप्लाई करना होगा। जैसे कि आपका ईटा हो गया, बालू हो गई, मोरंग हो गई, सीमेंट हो गई, सरिया हो गई, जो भी चीजें हैं वो सब आपको खरीद के उस कॉन्ट्रैक्टर को देनी पड़ेंगी और वो आपसे सिर्फ काम करने का पैसा चार्ज चलेगा। यानी जो लेबर उसकी जाएगी वो लेबर जो चार्ज है वो आपसे लेगा। और वहीं जो दूसरा विद मटेरियल है उसमें क्या होगा कि वो मटेरियल भी आपके लिए कॉन्ट्रैक्टर ही परचेज करेगा और लेबर तो उसका होगा ही होगा। तो उसमें आपको जो है चिंता कम होती है। हालांकि इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कैसा मटेरियल यूज कर रहा है। आपको हर वक्त इस बात पे नजर रखनी पड़ेगी। भरोसा करिए, लेकिन आंख खोल कर भरोसा करिए। जो लेबर रेट का कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको तभी देना चाहिए जब आपके पास बहुत टाइम हो इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि इसमें घर जब बनता है तो उसमें सैकड़ों ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बाजार से खरीदनी पड़ेंगी, और अगर आपको जानकारी नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ अच्छी और सही कीमत पर मिलती है तो आपके लिए बहुत बड़ा ये सरदर्द हो जाएगा। तो ये डिसीजन आपको लेना है कि घर जो है वो लेबर रेट पे बनवाना है या विथ मटेरियल के रेट पे बनवाना है। तो ये फैसला आपके ऊपर है और आप अपने आर्किटेक्ट से भी इस मामले में पूरी राय जो है ले सकते हैं, मशवरा उनसे ले सकते हैं। लेकिन जब घर आपका डिजाइन हो गया तो जाहिर सी बात है कि उसका स्ट्रक्चर तैयार होगा, यानी कि उसको घर को 2 मंजिल या 3 मंजिल जितना भी बड़ा घर है आपका या उससे भी ज्यादा का घर है। देखिए, मैं यहाँ पे एक छोटे घर की बात कर रहा हूँ जिससे कि हर जो व्यक्ति है वो इससे रिलेट कर ले और अपने आप को इससे जोड़ पाए। मैं किसी टावर की बात नहीं करूंगा और मैं किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग की बात नहीं करूंगा। यूं मान लिए कि एक 2000 स्क्वायर फीट का अगर प्लॉट है, उस पर कोई 2 या 3 मंजिल का घर बनना है, तो उसी से आप इसको रिलेट करिएगा और उसी के संबंध में जो भी जानकारी है मैं आपको दूंगा। तो जब आपका ये नक्शा तैयार हो गया, जब आपका डिजाइन जो है तैयार हो गया, तो उसके बाद उसके ये डिसीजन होगा कि उसकी कैसी फाउंडेशन हो और किस तरह का उसमें कॉलम लगेगा और किस तरह की सरिया लगेगी।
यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि अमूमन जो है दो तरह के डिजाइन होते हैं। एक तो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग ब्रिक से ही बनाते हैं, सारा जो स्ट्रक्चर है वो ब्रिक का होता है। ऑब्वियसली जो स्लैब है वो आरसीसी की होगी और जो लिंटल्स वगैरह है, छोटा मोटा काम और होता है, वो आरसीसी का होता है। कहीं कोई बीम आ गई तो वो आरसीसी की होगी। और दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है। फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो कंक्रीट का ही फाउंडेशन होता है और वहीं से जो है कॉलम्स खड़े होते हैं और उसी पे जो है बीम्स डाली जाती हैं और उसी पे स्लैब पड़ती है। इसको कहते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर। तो ये भी आपको अपने आर्किटेक्ट से बात करके, सलाह लेके, मशवरा करके इसका भी डिसीजन लेना होगा। ऑब्वियसली इसमें पैसे का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। एक स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सस्ता बैठता है और दूसरा स्ट्रक्चर जाहिर सी बात है थोड़ा महंगा बैठेगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब कोई भी आर्किटेक्ट अपने स्ट्रक्चरल डिजाइनर के पास इस आपके नक्शे को जो आपने अप्रूव किया है, जो आपने पसंद किया है, वो आगे भेजेगा अपने डिजाइनर के पास, तो ये जानना जरूरी होगा कि जिस जमीन पर नक्शा आप बना रहे हैं, जिस जमीन पर जो मकान आप कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, उस जमीन की जो ताकत है या उसकी शक्ति है भार वहन करने की, वो कितनी है। तो उस जमीन की जो भार वहन की क्षमता है उसको आपको टेस्ट करना होगा और इसको कहते हैं सॉइल टेस्टिंग। और सॉइल टेस्टिंग के बाद वो जमीन की जो शक्ति है, जो उसकी भार वहन करने की क्षमता है, वो सामने आ जाएगी और उसी के हिसाब से फिर जो वो डिजाइनर है, स्ट्रक्चर डिजाइनर, आपके घर का स्ट्रक्चर तैयार कर देगा। ये सॉइल टेस्टिंग बहुत जरूरी होती है जानने के लिए कि क्षमता कितनी है भार वहन करने की उस जमीन की। अदरवाइज क्या होगा, अगर इसको आप टेस्ट नहीं कराएंगे तो वो जो डिजाइनर है वो अपना कुछ उसकी जो भार वहन क्षमता है उसको खुद ही अज्यूम कर लेगा। और जाहिर सी बात है जब वो अज्यूम करेगा तो जितनी उसकी क्षमता है वो एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखते हुए कम ही क्षमता को अज्यूम करेगा और उसके हिसाब से वो स्ट्रक्चर डिजाइन करेगा। तो जाहिर सी बात है उसके जो कॉलम के साइज हैं वो बड़े ही लेगा, क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि भार वहन क्षमता है क्या, सॉइल की जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो है क्या। और उसी हिसाब से फाउंडेशन भी ज़्यादा सेक्शन का लेगा, उसी हिसाब से सरिया भी ज़्यादा वो ले सकता है। तो ये हमेशा एडवाइजेबल है कि जो सॉइल की जो टेस्टिंग है वो करा लेनी चाहिए। चलिए दोस्तों, फिर कैसे आगे बढ़ना है उसके बारे में आपको बताते हैं। कि सबसे पहली बात तो ये है, जो भी आपकी जो साइट होगी, जो आपका मकान जहां बनना होगा, उसको साइट को सफाई करनी होगी। कभी क्या होता है वहां झाड़ियां होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, कूड़ा पड़ा होता है, तो उसकी सफाई हो जाएगी। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया सॉइल टेस्टिंग का काम होगा। सॉइल टेस्टिंग की एक अलग एजेंसी होती है। ये बहुत खर्चीला काम नहीं होता है। मुश्किल से 10-15 हज़ार रुपये या 20 हज़ार रुपये में, अगर 2000 स्क्वायर फीट का घर है, इतने में ये काम हो जाएगा, शायद 20 या 25 हज़ार रुपये में। लेकिन ये फाइनली आपका जो पैसा है जो स्ट्रक्चर का, वो काफी सेव कर देगा। और आपको ये पता होगा कि हमारे प्लॉट की जो भार वहन क्षमता है उसी के हिसाब से हमारा स्ट्रक्चर डिजाइन हुआ है। तो आपके मन में एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमारा स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और सालों साल चलने वाला है। एक सुरक्षा की भावना आपके मन में रहेगी। और इसके बाद जो है जो नक्शा आपका जो बना है, जो भी डिजाइन बना है जो पेपर पे, वो डिजाइन पेपर से उठा के उसको जमीन पे लाना होगा। उसको कहते हैं लेआउट करना। मतलब जो भी नक्शा आपका पेपर पे बना है उसको उसी जमीन पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसी जमीन पे उतारना पड़ेगा और तभी जो है आगे का काम शुरू हो पाएगा। और इसके बाद जो है ये फाउंडेशन की जो है फुटिंग डाली जाएगी और बाकी के काम होंगे, वो धीरे धीरे मैं आपको बताता हूँ। एक प्लॉट का मैं एक फोटो आपके लिए लेके आया हूँ। ये ऐसी कुछ खुदाई वगैरह होने के बाद इस तरह से अगर आपका घर जो है फ्रेम स्ट्रक्चर का बन रहा है, तो उसमें जो कॉलम जो वर्टिकल होते हैं इसको कॉलम बोलते हैं। जो वर्टिकल जो पिलर्स खड़े होते हैं इनको कॉलम बोलते हैं। बहुत से लोग इसको भी, बीम को भी कॉलम बोलते हैं। तो मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूं कि जो ये वर्टिकल स्ट्रक्चर जो कंक्रीट का होता है इसको कॉलम बोलते हैं, और इसके ऊपर जब ऐसे हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रक्चर पड़ता है उसको बीम बोलते हैं, और उसी के ऊपर जो है स्लैब पड़ती है। तो आइए आपको आगे चल के समझाता हूँ। ये साइड जो है इस तरह का प्लॉट था, इसकी सफाई हो गई तो वो कुछ इस तरह का दिखने लगेगा और तभी जाके इसके ऊपर जो है लेआउट हो पाएगा। उसके बाद ही इसके ऊपर कोई काम शुरू हो पाएगा। ये देखिए सॉइल की जो टेस्टिंग है, जो सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी हमें जाननी होती है अपना स्ट्रक्चर डिजाइन कराने के लिए। तो इस तरह से कुछ सॉइल टेस्टिंग की जो एजेंसीज होती हैं वो सॉइल टेस्टिंग करती हैं। उसके बाद जो हमारी जमीन है उसकी कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, वो हमको पता लग जाती है, जैसा मैंने आपको बताया। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो इसका घर का जो प्लिंथ लेवल है
वो कैसे डिसाइड करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, घर एक ऐसी चीज है जिसमें आपकी बहुत ज्यादा कमाई और बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि किस चीज में कितना पैसा लगना चाहिए, किस चीज में कितना पैसा बचाना चाहिए, ये डिसीजन आपको लेना है और आपके आर्किटेक्ट को लेना होगा। तो यहाँ आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दिए दे रहा हूँ किस तरह से आप प्लिंथ लेवल जो है अपने मकान का, अपने घर का डिसाइड करें। इस तरह का मान लीजिए अगर आपका ग्राउंड लेवल है आपके प्लॉट का, और यहाँ से आपका प्लॉट जो है वो शुरू होता है और यहाँ कहीं जाके आपका प्लॉट मान लीजिए खत्म होता है, और ये आपके घर के बाहर की जो है ये सपोज ये रोड है, और रोड के बाद ये आपका जो है प्लॉट का लेवल, अगर ऐसा है मान लीजिए वो कहीं ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मैं आपको टेक्निकल बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इस रोड से निश्चित रूप से आपका जो प्लॉट का जो लेवल है, ग्राउंड लेवल, वो इससे ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि कभी पानी की समस्या हुई या भराव की समस्या हुई तो पानी घर के अंदर ना जाए, तो इसलिए जो आपका जो ग्राउंड का लेवल है, जो भी प्लॉट का लेवल अगर पहले से ऊंचा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं ऊंचा है तो आपको इस रोड लेवल के संदर्भ में आपका अपना जो प्लॉट है वो आपको ऊंचा करना पड़ेगा। और यूं मान लीजिए कि सपोज इस तरह का इतना 1-1.5 फीट या जितना भी भराना हो वो आपके आर्किटेक्ट महोदय जो आपको बता देंगे। ये रोड लेवल हो गया, और ये आपका ग्राउंड लेवल जो है, सपोज यहाँ रोड से करीब 1 फुट ऊंचा उठ गया तो ये आपका जो है ये ग्राउंड लेवल हो गया। और इसके बाद ये रोड से जब ग्राउंड लेवल आपका जितना भी उठाना है आपके आर्किटेक्ट से और आपसी जो बातचीत होगी उसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और इस ग्राउंड लेवल के बाद जो हमारा मकान है वो कम से कम इतना, इसका जो प्लिंथ लेवल है वो इतना होना चाहिए। मतलब अगर हम इसको ऐसे देखें, ये हमारा मकान जो है इस पे बनना है, तो ये हमारा प्लिंथ लेवल हो गया, और यहाँ पे हमको मकान या इसकी जो दीवारें हैं वो इस तरह से ये ऐसे बनानी होंगी। और जो भी आपका डिजाइन है उसके हिसाब से, ये खाली एक स्केच है, उसके बाद ये इस पे स्लैब पड़ जाएगी। क्या आपको लेवल रखना है, तो ये मेरे विचार से ये लेवल जो है आपका जो रोड लेवल है उससे 1 फुट ऊपर हो गया आपका जो है ग्राउंड लेवल। और उसके बाद उस ग्राउंड लेवल से करीब करीब ये जो हिस्सा जो आप उठाएंगे ऊपर, ये होगा 2 फीट, है ना, या 1.5 फीट। ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा अपने आर्किटेक्ट से बात करके। लेकिन हाँ, ये इतना तय है कि जो आपका रोड लेवल है उससे ग्राउंड लेवल थोड़ा सा ऊपर होगा, कम से कम 1 फुट या 1.5 फुट, और उस 1 फुट 1.5 फुट से कम 1.5 फुट या 2 फुट जो है आपका प्लिंथ लेवल ऊंचा होगा। और उसके बाद जो है आपका मकान जो है उस पर बनना शुरू होगा। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। इसमें अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो रहा हो तो ये वर्थ इट है, इसको खर्च कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में जो पानी की समस्या और वो बहुत परेशान करती है और घर को उससे बड़ा नुकसान भी होता है। तो जब आपका ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल आपका डिसाइड हो गया, उसके बाद जो है इस पे जो है प्लॉट पे जो है लेआउट होगा। जिस तरह से कॉलम्स या दीवारें जो भी उस नक्शे पे बनी है उनका यहाँ पे जमीन पे उनको उतारा जाएगा और इसका उस तरह से फिर लेआउट होगा। ये कुछ प्रोसीजर है लेआउट का, ये मैं ऐसे यूं ही दिखाई दे रहा हूँ जिससे कि आपकी जानकारी में हो। वैसे तो आपके जो कॉन्ट्रैक्टर महोदय हैं और आर्किटेक्ट महोदय हैं वो इस काम को मुझे पूरा उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरीके से निभा ही लेंगे। और इस तरह से जहाँ कॉलम आते हैं वहाँ इस तरह से खुदाई होती है, इस तरह से खुदाई होती है, सब अलाइनमेंट में होते हैं। जो भी आपकी ड्राइंग होगी वो आर्किटेक्ट आपको ड्राइंग देंगे और उसी हिसाब से जो है ये एक्सकवेशन का काम, यानी जो प्लॉट पे जो खुदाई का काम है वो चलेगा। और नीचे जो है जब फाउंडेशन पड़ती है तो सबसे पहले खुदाई के बाद उसमें नीचे एक कंक्रीट का एक बेड तैयार होता है, जिसको पीसीसी बोलते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। और इसी कंक्रीट पे जो है अपनी जो फाउंडेशन है, अगर वो ब्रिक की फाउंडेशन है तो इस पे ही खड़ी होगी ब्रिक की फाउंडेशन, और अगर वो आरसीसी की फाउंडेशन है उसके जो कॉलम्स हैं वो इसी पे ही खड़े होते हैं। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अगर ये ब्रिक की फाउंडेशन है तो इस तरह से फाउंडेशन बनेगी, जो वो मैंने अभी आपको दिखाया पिछली स्लाइड में। ये जो है ये चीज जो है वो ये है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का बेड है। अगर ब्रिक की फाउंडेशन है तो इस तरह से खड़ी होगी, और अगर आरसीसी कॉलम की फाउंडेशन है तो वो इस तरह से खड़ी होगी। इसी पीसीसी के जो बेड है इस पे इस तरह से ये आरसीसी की कॉलम की जो फाउंडेशन है वो खड़ी होगी। और वो खड़ी होने के बाद जो फाउंडेशन का जो बेस है
वो कुछ इस तरह का नजर आएगा। और कुछ इस तरह की फाउंडेशंस होती, बहुत तरह की फाउंडेशंस होती है, लेकिन एक घर में छोटा सा घर है उसमें इससे ज्यादा कोई तरीका नहीं होगा फाउंडेशन का अमूमन। हालांकि ये इतना वृहद सब्जेक्ट है कि मैं कितना भी डिटेल में आपको बताऊं कुछ ना कुछ रह जरूर जाएगा, लेकिन मैं आपको उतना ही बताना चाह रहा हूं, बहुत टेक्निकल नहीं बताऊंगा, उतना ही बताना चाह रहा हूं कि आपकी जानकारी में आ जाए कि डिजाइन होने के बाद कैसे सॉइल टेस्टिंग होती है, फिर कैसे उसका स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, फिर किस तरह से प्लॉट के ऊपर वो नक्शा उतारा जाता है, फिर किस तरह से खुदाई होती है। मुझे लगता है ये सब आपकी जानकारी में आ गया होगा। इस तरह से जो है ये कंक्रीट का जो फाउंडेशन, जैसा मैंने आपको बताया, ये आरसीसी का कॉलम स्टील का, और फिर इस तरह से उसका बेस तैयार होता है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से सीमेंट और सरिया इसमें इस्तेमाल होती है। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं उसी के, इस तरह से ये जो आरसीसी की फाउंडेशन है उसकी फुटिंग किस तरह से बनती है। वो बहुत सारे फाउंडेशन की फोटोग्राफ्स और कॉलम्स से आपको ये जानकारी लग गई होगी। ये देखिए बहुत अच्छी कंक्रीटिंग हुई है। कंक्रीटिंग के अच्छी होने का मतलब यही है कि जो उसकी जो वॉल्स है, जो सरफेस है वो प्लेन रहे, इधर भी सरफेस प्लेन रहे, जो एजेस है वो शार्प रहे, और जो सरिया है वो उस डिजाइन के हिसाब से हो। ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो सरिया है वो उस हिसाब से हो जो स्ट्रक्चरल डिजाइनर ने डिजाइन की हुई है। इसमें कहीं भी कम ज्यादा हुआ तो बहुत गड़बड़ होने की संभावना है। ये दोस्तों, तो अभी मैंने आपको आरसीसी की फाउंडेशन बताई। वैसे ये ब्रिक की फाउंडेशन होती है, वो इस तरह से होती है। फाउंडेशन के बाद जब डीपीसी के लेवल से जो ऊपर चलती है ब्रिक की वॉल, तो वो इस तरह का कुछ दिखाई पड़ता है। और कहीं कहीं क्या होता है कि डीपीसी हम लोग नहीं डालते हैं, सीधे जो है प्लिंथ बीम डालते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्लिंथ बीम पड़ी हुई है। डीपीसी का मतलब होता है डैम प्रूफ कोर्स, और ये एक ऐसी लेयर होती है आपके जो फाउंडेशन का स्ट्रक्चर है और जो सुपर स्ट्रक्चर है, जो जहां से दीवारें ऊपर शुरू होंगी आपके घर की, जो आपका फ्लोर लेवल होगा उससे ऊपर की दीवारें, तो डीपीसी जो है उसको अलग करती है। और डीपीसी जो है नीचे की जो सीलन है, जमीन की सीलन, ये ईंटें जो है ये एब्जॉर्ब करेंगे सीलन को, और एब्जॉर्ब करके कैपिलरी एक्शन से सीलन जो है ऊपर चलेगी। तो जब ऊपर ये सुपर स्ट्रक्चर की तरफ चल रही होगी, तो अगर फ्रेम स्ट्रक्चर है तो ये प्लिंथ बीम जो है ये उस सीलन को ऊपर जाने से रोक लेगी। और अगर फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं है, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, मतलब जिसमें कंक्रीट का फ्रेम नहीं बना हुआ है, तो यहाँ पे एक डैम प्रूफ कोर्स आ जाएगा। उसका काम होगा, ये जो सीलन यहाँ से नीचे से ऊपर चल रही है, कैपिलरी एक्शन से ऊपर की ओर जाएगी, तो डैम प्रूफ कोर्स जो है उसको रोक देगा। और इसी स्टेज पे जिस वक्त हम ये खुदाई कर रहे होते हैं इसकी, तो जब ये हम बैकफिल करते हैं, जो गड्ढे हमने खोदे हैं जिसमें फाउंडेशन बना ली है, जो अभी हमने आपको दिखाई थी, जैसे ये गड्ढे खुदे हुए हैं इसमें फाउंडेशन बना ली है, ये इस तरह के गड्ढे, तो इसके बाद इसी में ही जो है एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट भी हम लोग कर देते हैं, जिससे कि जो टर्माइट का अटैक हो वो हमारे घर पे ना हो। क्योंकि बाद में जब घर में हम लकड़ी या उस तरह की कुछ चीजें यूज करेंगे तो टर्माइट उसको जो है बर्बाद कर सकती है, उसको नुकसान पहुंचा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ गए हैं, ये देखिए ये प्लिंथ बीम पड़ी हुई है। ये प्लिंथ बीम वही है जो मैंने आपको बताया था कि आपका घर है, आपका प्लॉट है, उसके बाहर रोड है, तो रोड से आपका जो प्लॉट का लेवल है वो 1.5 फीट ऊंचा होना चाहिए। फिर उस 1.5 फीट ऊंचे लेवल से आपका जो प्लिंथ है, जो घर की कुर्सी जिसे बोलते हैं, तो वो कुर्सी उस लेवल पे होनी चाहिए। तो ये देखिए कुर्सी की ही वो बीम है, इसको प्लिंथ बीम बोलते हैं। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ भी ये जो है ये प्लिंथ बीम पड़ी हुई, नीचे जो है पत्थर का जो है मशीनरी है, ये पत्थर की चिनाई है, ये ऊपर पत्थर की चिनाई, लेकिन बीच में जो ये कंक्रीट की बीम है। कंक्रीट बाय नेचर जो है वाटर प्रूफ होता है, वो पानी को इस तरफ से उस तरफ निकलने देता नहीं है, तो इसलिए ये जो है ये अपने आप में डैम प्रूफ कोर्स का काम करती है प्लिंथ बीम। और यहाँ पे ये प्लिंथ बीम का फोटोग्राफ आप देख ही रहे हैं, जितनी मिट्टी खोदी है उसके बाद ये वापस इसमें भर जाएगी, मिट्टी खुदी हुई पड़ी हुई है। अब बताते हैं आपको कि जो आपका घर बन रहा है, जिसमें ईंटें लग रहे हैं और जिसमें कंक्रीट लग रहा है, जिसमें सरिया लग रही है, जाहिर सी बात है फाउंडेशन का काम है, तो उसमें प्राइमरीली जो है ईंटा लगेगा, मोरंग लगेगी, सरिया लगेगी, सीमेंट लगेगा। तो थोड़ा आपको जानकारी दे देते हैं कि एक अच्छा ईंटा किस तरह का होता है। देखिए मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं तो यूपी में हूँ, लखनऊ में हूँ, और वीडियो जो है बहुत जगह देखा जाएगा तो कहीं पे ईंटे का कोई साइज होगा, थोड़ा बहुत वेरी करता है, और कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ईंटा ना लगा के जो लोकली अवेलेबल मटेरियल्स होते हैं, जैसे पत्थर होता है तो उसको रूबल मशीनरी बोलते हैं, स्टोन की मशीनरी बोलते हैं, तो लोग पत्थर का भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पत्थर भी बहुत मजबूत होता है। और ईंटा तो हम लोग खुद ही अपने हाथों से ही बनाते हैं, वो तो बनाई हुई मैन मेड चीज है, पत्थर जो है नेचुरल है,
तो वहाँ भी आर्किटेक्ट आपको सलाह देगा कौन सा पत्थर कहाँ पे किस साइज का यूज़ करना है, डिपेंडिंग कि वो किस तरह का उसने आपका डिज़ाइन जो है वो अपने ख्वाबों में संजोया हुआ है। तो एनीवे ये जो ईटा है वो आपको बता दूं कि एक तो ईटे का जो कलर है वो लगभग रस्ट कलर होना चाहिए, या यूं मान लिए कि कॉपर कलर होना चाहिए। और ईटे का जो डायमेंशन है वो अगर मिलीमीटर्स में बात करें तो 230 mm लंबा होना चाहिए, और 75 mm उसकी मोटाई होनी चाहिए, और 115 mm उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। इसको ही अगर इंच में बात करें तो 9 इंच लंबाई होनी चाहिए, 3 इंच मोटाई होनी चाहिए, और 4.5 इंच चौड़ाई होनी चाहिए ईटे की। तो दोस्तों ईटे की विशेषता, एक तो कलर की बात ये हो ही गई, दूसरा ये कि इसके जो डायमेंशंस हैं वो जो भी स्टैंडर्ड डायमेंशंस हैं बिल्कुल उसके नाप के अनुसार ही होने चाहिए, छोटा बड़ा जो है वो नहीं होना चाहिए। और इसकी जो एजेस हैं, जो इसकी सरफेसेस हैं वो बिल्कुल एकदम प्लेन होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। और जो इसकी एजेस हैं, मतलब ईटे की जो कोर है वो भी एकदम परफेक्ट और टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। तो ये अच्छे ईटे का एक सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। और एक फैक्ट ये भी बता दूं आपको कि एक अच्छा ईंटा अगर 5 फुट की हाइट से 1.5 मीटर की हाइट से सीधे जमीन पे गिराया जाएगा, हाथ पे पकड़ के उसको अगर छोड़ दीजिए तो वो टूटेगा नहीं। ईंटे को जब हम पानी में डालेंगे तो जितना ईंटे का जो वजन होता है उसके हिसाब से वो अपने वजन के हिसाब से, अपने वजन से 15% ज्यादा पानी एब्जॉर्ब उसको करना नहीं चाहिए। ये एक अच्छे ईंटे की पहचान है। अगर ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो अंदर से पोरस है, काफी खोखला है, जो कि उसको होना नहीं चाहिए। और जो ईंटे का कलर है वो बिल्कुल होमोजेनियस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं थोड़ा सा कालापन लिए हुए है या कहीं थोड़ा पीलापन लिए हुए है। वो जो कॉपर कलर मैंने आपको बताया या जो रस्ट कलर आपको बताया, वो उसी हिसाब से यूनिफॉर्मली जो है ईंटा जो है कलर्ड होना चाहिए। और ईंटे को जब दो ईंटे को हम टकराएंगे, उसकी जो आवाज है उसमें एक खनक होनी चाहिए। उसकी जो ईंटें जब आपस में टकराएंगे तो उसकी साउंड जो है वो मेटेलिक साउंड होनी चाहिए। इसको आप देख लीजिए कि जब दो ईंटें टकराए जाते हैं उसमें कितनी अच्छी जो खनक की आवाज आती है, तो समझ लीजिए कि ईंटा जो है बहुत अच्छा है। और ईंटें जो है दो तरह के अभी प्राइमरीली यहाँ अवेलेबल है, क्योंकि ये जो ईंटा जो रेड कलर का ईंटा है इसको मिट्टी से बनाया जाता है। और अभी जो है वो हम लोग एक फ्लाई ऐश का ईंटा भी पिछले कुछ सालों में बनना शुरू हो गया है। जो पावर प्लांट्स होते हैं उनकी जो चिमनी से जो डस्ट निकलती है वो उसको फ्लाई ऐश बोलते हैं। तो वो क्या होता था, वो एक वेस्ट मटेरियल होता था, और वो कोयला जलाने के बाद जितनी ज्यादा क्वांटिटी में फ्लाई ऐश निकलती थी वो सब वेस्ट हो जाती थी। तो अब जो है वो फ्लाई ऐश को हम लोग इस्तेमाल करने लगे हैं, कुछ केमिकल्स मिला के और उसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स मिला के उसको एक अच्छी सी ईंट के फॉर्म में उसको बनाने लगे हैं, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी है और बहुत ही एनवायरमेंट फ्रेंडली है। मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाई दे रहा हूं कि जो अपना क्ले ब्रिक होती है और जो फ्लाई ऐश ब्रिक होती है, इसमें क्या अंतर होता है, इनका कंपैरिजन क्या है। ये इधर फ्लाई ऐश ब्रिक की प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, इधर क्ले ब्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो लिखी हुई हैं। इनका जो कलर है वो वेरी करता है, डिपेंड करता है कि किस सॉइल में ये जो ईंटा है वो किस मिट्टी से बनाया जा रहा है। अगर कहीं पे काली मिट्टी है तो उसका कलर कुछ और होगा, कहीं पे पीली मिट्टी है तो उसका कलर कुछ और होगा। मगर जो फ्लाई ऐश है वो तो कोयले से बनी हुई, कोयला जब जलता है उसके बाद जो उसकी ऐश निकलती है उसका कलर जो परमानेंट होता है वो यूनिफॉर्म होता है। तो इसका जो कलर है यूनिफॉर्म प्लीजिंग, और कलर जो है बिल्कुल जैसे अपना सीमेंट होता है उस तरह का इसका कलर होता है, और यूनिफॉर्म इन शेप। और ये जब बनती है तो ये बिल्कुल शेप में बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है। इसकी एजेस बहुत अच्छी होती हैं, इसकी सरफेसेस बहुत अच्छी होती हैं, और इसमें भी वही मेटालिक साउंड का, इसमें भी जो क्राइटेरिया है जो इसमें है वो इसमें भी है। इसकी जो साउंड है वो मेटालिक होनी चाहिए। ये इसका जो कॉम्पोजिशन होता है, जो फ्लाई ऐश ब्रिक है, ये हम चूंकि अपने हिसाब से इसमें इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं और अपने हिसाब से इसमें केमिकल्स मिलाते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को, इसकी स्ट्रेंथ को वेरी करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना घटाना जो भी है, जो भी उसको चेंज करना है, तो अपने हिसाब से इसको बनाते हैं। इसका कंपोजिशन बड़ा डेंस होता है, और इसका कंपोजिशन जो है ये लाइटली बॉन्डेड होता है, यानी जो क्ले के जो पार्टिकल्स हैं वो उतना डेंसली बॉन्डेड, उतना घने बॉन्डेड नहीं होते हैं जितना इसमें होते हैं। और इसमें जो है इतना अच्छा जॉइंट आता है क्योंकि इसकी जो सरफेस है और इसकी जो एजेस हैं वो बहुत क्लीन और बहुत ही स्ट्रेट और शार्प होती हैं। तो इसमें आप चाहें तो प्लास्टर कर सकते हैं और चाहें तो प्लास्टर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो आपको प्लास्टर करना ही पड़ेगा।
क्योंकि प्लास्टर करेंगे तो इसमें तो वही सीमेंट का ही कलर है, तो सीमेंट का ही प्लास्टर होगा। इसमें तो रेड कलर है, तो इसमें सीमेंट का प्लास्टर जरूरी हो जाता है। और ये जो है वेट में जो है ज्यादा होती है, हैवियर होती है, क्योंकि मिट्टी है और मिट्टी का वजन जो है फ्लाई ऐश के कंपैरिजन में वैसे ही ज्यादा होता है। और इसका वेट जो है ये लाइट वेट होता है। अब देखिए ये बहुत छोटी सी बात है लाइट वेट होना। अब आप सोचिए आपके पूरे घर में अगर 50,000 ईंटें लग रहे हैं और एक ईंट का वजन मान लीजिए 100 ग्राम कम है इसके कंपैरिजन में, तो 50,000 ईंटें, हर ईंटे में 100 ग्राम वजन कम हुआ, तो आपके घर का लोड कम हो गया। आपके घर का लोड कम हो गया तो स्ट्रक्चरल डिजाइनर उसी हिसाब से उसके कॉलम्स और बीम को भी हल्का कर देगा, क्योंकि घर पे लोड कम आ रहा है, कॉलम हल्के हो जाएंगे, बीम हल्की हो जाएगी। ये पहले से पता होगा उसको कि आप फ्लाई ऐश से घर बना रहे हैं, फ्लाई ऐश वाली ब्रिक से घर बना रहे हैं, या ये क्ले वाली ब्रिक से घर बना रहे हैं। तो ये मतलब ओवरऑल जाके बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है घर की जो कीमत है उस पर डालता है। ऐसे ही ये जो है लेस पोरस होती है, ये मोर पोरस होती है। जब वो डेंस हो गई, अब ये दिखाया हुआ है इसका कंपोजिशन डेंस है, तो ये पोरस मतलब इसमें जो होल्स हैं या जो छेद हैं वो नहीं होंगे। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होती है इसके कंपैरिजन में। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। इसकी जो है इसके डबल से भी ज्यादा है, देखिए 80 से 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो इसके कंपैरिजन में कम होती है। अब इसका मतलब समझिए, लिखा है 0.90 to 1.05 W पर मीटर स्क्वायर, ये वॉट होगा पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे जो है इसकी ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है इससे ज्यादा है, करीब करीब 1.25 गुना है। अब इसका भी मतलब एक छोटी छोटी चीज जो भी उसकी प्रॉपर्टीज में वेरिएशन होता है, ये कहाँ असर ले जाके डालती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है जो बाहर से घर के अंदर हीट प्रवेश करेगी वो कम करेगी, और इसमें जो बाहर से हीट आएगी घर के अंदर वो ज्यादा प्रवेश करेगी। तो इसका असर कहाँ पड़ेगा, जब घर में आप एसी लगा रहे होंगे तो इसमें जो है एसी आपको ज्यादा चलाना पड़ेगा और इसमें जो है एसी कम चलाना पड़ेगा। तो हो सकता है कि 1,000-2,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से इसमें सेविंग हो जाए, जो आपको जानकारी में नहीं होगा। और ऐसे ही जो इसका वाटर एब्जॉर्प्शन है वो 6 से 12% है। इसका वाटर एब्जॉर्प्शन जो है 20 से 25% है, बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करती है। अब देखिए ये भी, इसका मतलब ये हुआ कि जिस वक्त आप घर की तराई कर रहे होंगे, इसकी ईंट की तराई कर रहे होंगे, तो ये बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगी, बहुत ज्यादा पानी का खर्चा होगा। तो फिर आप सोचिए कि आप अगर पानी खरीद रहे हैं अपने यहाँ, या अगर मोटर से चला रहे हैं तो उस पर लोड पड़ेगा। पानी को अगर पेमेंट करके खरीद रहे हैं तो उस पर भी लोड पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये जाके मकान में जो कंपोनेंट्स हैं उसमें ऐड होती हैं और उसकी कीमत को काफी, अगर बहुत सारी चीजें जुड़ जाएंगी तो कीमत काफी बढ़ जाएगी, और बहुत सारी चीजें अगर घट जाएंगी तो कीमत काफी कम हो जाएगी। ये अपनी आंखों से आप स्वयं देख रहे हैं। ये जो ईंट है ये लेस कॉस्टली होती है, ये ईंट जो है वो मोर कॉस्टली होती है। अभी मैं आपको उसकी कीमत का जो कंपैरिजन है वो दिखाऊंगा। ये ईंट जो है ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली कतई नहीं होती है। उसका कारण ये है कि आपने देखा होगा जब आप रोड पे चलते हैं तो ईंट के भट्टे आपको कभी इधर कभी उधर जो है दिखाई पड़ते हैं, चिमनी दिखाई पड़ जाती होगी। तो ये ज्यादातर जो है जो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड है उस पर ही ये बनाए जाते हैं। तो एग्रीकल्चरल लैंड का वेस्टेज होता है, कहीं भट्टा बनाना है तो हो सकता है 2, 4, 10, 20 पेड़ भी काटे जाएं, तो ये भी इसके साथ एक नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो वैसे ही वेस्ट प्रोडक्ट है जिसका जो अपने आप में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और वेस्ट हो रहा है। तो अभी कुछ सालों से हम उस वेस्ट प्रोडक्ट को इसमें जो है यूज करने लगे हैं। तो होता क्या है कि इसको यूज करने की वजह से जितना ज्यादा आपने ये ईंटा फ्लाई ऐश ब्रिक का यूज किया है वो फर्टाइल लैंड को हमारा जो है बचाता है और प्योर वाटर को बचाता है। यहाँ जो पानी है वो ज्यादा खर्च होता है, क्योंकि इसके बनने में भी पानी बहुत खर्च होता है। जब ईंटा मिट्टी को वहां उसको सानते हैं, उसका एक पेस्ट बनाते हैं, तो पानी उसमें मिलाया जाता है। इसमें उस पानी का यूज जो है बहुत कम होता है। तो ये आपको डिसाइड करना है आपको कि अगर आपको फ्लाई ऐश ब्रिक मिलती है तो इसको ही प्रिफर करना चाहिए। ये हर तरह से इसकी चीजें, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो इसके कंपैरिजन में हर पैरामीटर पे ये अच्छी है और सस्ती भी है एक। और अगर ये नहीं मिल रहा है तो आपको मजबूरी है फिर इसको इस्तेमाल करना है। और भी बहुत तरह के ईंटें आते हैं एक्सपोज ब्रिक का अगर आपको घर बनाना है, लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि सारी चीजें इस कैप्सूल में, इस प्रोग्राम में डिस्कस हो नहीं सकती। मैं थोड़ा थोड़ा आपको
इतना एजुकेट कर दूंगा कि अपना घर जो है आप अच्छी तरीके से बना लें। इतनी जानकारी आपको हो कि कौन सा सिस्टम यूज करना है, किस तरीके से घर बनाना है, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर चूज करना है कि फ्रेम स्ट्रक्चर चूज करना है, और बहुत सारी चीजें हैं। और बाकी आपके आर्किटेक्ट महोदय तो आपकी सलाह देने के लिए आपको बैठे ही हैं। तो ये जो थोड़ा सा मैं आपको इसका भी आइडिया दे दूं, तो आपको कभी कभी ये लगता होगा कि ये जो 15 तरह के 20 तरह के सीमेंट बाजार में उपलब्ध है, तो इसमें कौन सा सीमेंट यूज किया जाए। तो सीमेंट तो वैसे तो एक केमिकल है, थोड़ा बहुत सारे इसमें कंपोनेंट्स मिलाए जाते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स और मिलाए जाते हैं, बहुत सारे केमिकल्स इसमें मिलाए जाते हैं। उनको कम ज़्यादा करके इसकी स्ट्रेंथ, इसकी प्रॉपर्टीज को वेरी किया जाता है। लेकिन हाँ, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने इतना नाम कमाया है, कुछ तो इसमें होगा ही कि वो इतने दिनों से चली आ रही हैं और इतनी ज़्यादा उनकी सेल है और इतना ज़्यादा उनके सीमेंट की खपत हो रही है, और पब्लिक को जो उसको इस्तेमाल करती है उस पे उस सीमेंट पे या उसकी उस ब्रांड पे भरोसा है। तो हमेशा जब भी आप कोई भी सीमेंट इस्तेमाल करें तो ब्रांडेड सीमेंट ही लें, अच्छी कंपनी का सीमेंट लें। कुछ अच्छी कंपनियों का सीमेंट मैं आपको यहाँ दिखाई दे रहा हूँ। आज की डेट में जो सबसे महंगा सीमेंट चल रहा है मार्केट में वो ACC गोल्ड है, वाटर शील्ड इसका नाम है। ये 455, ये इसका रेट जो है वेरी करता रहता है। आज की डेट में ये 455 रुपए है। और ACC सुरक्षा एक इसी का दूसरा ब्रांड है, थोड़ा सस्ता है, वो 410 रुपए पर बैग है। एक बैग में 1 क्यूबिक फीट सीमेंट होता है, ये मैं आपको बता दूं। और ये जो अंबुजा सीमेंट है वो इन्हीं का ही अब तो ब्रांड हो गया। आपको पता ही होगा कि ACC और जो अंबुजा है वो अडानी साहब ने खरीद लिया है, तो इन्हीं का ब्रांड है। ये थोड़ा सस्ता है मगर सीमेंट बहुत अच्छा है। अल्ट्राटेक अगेन ये बिरला की कंपनी है, 435 रुपए इनका वेदर प्लस का है। ये अपने आप में बहुत अच्छा सीमेंट है। अल्ट्राटेक जैसे इन्होंने एक सस्ता ब्रांड निकाल रखा है, वैसे इन्होंने भी एक सस्ता ब्रांड निकाल रखा है। वैसे माइसन सीमेंट ये भी अपने आप में बहुत अच्छी कंपनी, जो भी चाहे वो सीमेंट आप यूज कर सकते हैं। ये सारे सीमेंट बहुत अच्छे हैं। बाकी तो एडवाइस आपके एडवाइजर जो है देने को तैयार ही बैठे हैं। और हाँ, ये जो ब्रिक्स जो है, मैंने जो क्ले ब्रिक्स की आपको बात बताई, इसमें भी जब वो चूंकि बनाया जाता है भट्टे पे, तो उसको जो है पकाया जाता है उसी आग के अंदर, तो वो कहीं ज्यादा पक जाता है वो ईटा और कहीं कम पकता है और कहीं बहुत कम पकता है। तो वो ईटे का जो क्लासिफिकेशन है, वो जो ठेकेदार है, जो भट्टा मालिक है, वो कम पकी हुई ईट को फेंक नहीं देता, तो वो उसको भी बेचता है। लेकिन उसका क्लासिफिकेशन हो जाता है कि ये A क्लास ब्रिक है, जो अच्छी ब्रिक्स है वो उसको अलग स्टैक कर लिया, और जो थोड़ी कम पकी ब्रिक हैं उनको अलग स्टैक कर लिया, और जो और ज्यादा कम पकी ब्रिक्स हैं जिसको पीला ईटा बोलते हैं, जो सबसे अच्छा ईटा उसको अव्वल बोलते हैं A क्लास, जो बीज का ईटा है उसको लाल पेटी बोलते हैं, और जो सबसे थर्ड क्लास क्वालिटी का ईटा है उसको पीला ईटा बोलते हैं। वो कहीं फ्लोरिंग वोरिंग में गिट्टी में काम आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता। जो बहुत ज्यादा बर्न हो जाता है ईटा, कभी कभी क्या होता है बिल्कुल काले रंग का हो जाता है ईटा, बिल्कुल डी शेप्ड हो जाता है। उसको हथौड़ी से अगर तोड़ा जाए तो वो टूटता नहीं है, तो वो फाउंडेशन के बेस में बिछाने के काम आता है। उसको क्या टेढ़ा खंजर बोलते हैं उसको, उसकी स्ट्रेंथ बहुत होती है। वो काला हो जाता है ईटा, और ईटा जो है जल के बिल्कुल वो ऐंठ जाता है और टेढ़ा हो जाता है, तो उसका भी अलग अपना इस्तेमाल होता है। तो जो फर्स्ट क्लास ब्रिक जिसको अव्वल ईटा बोलते हैं, उसकी कीमत है आज की डेट में, अब ये वेरी करती है, क्योंकि मैं यहाँ लखनऊ में ये वीडियो बना रहा हूँ और कोई देख रहा होगा, इंदौर में कोई देख रहा होगा, गुड़गांव में कोई देख रहा होगा, चेन्नई में जहाँ शायद ये ईटा यूज ही ना होता हो, वहाँ कोई लोकल मटेरियल यूज हो रहा हो, या कोई बिहार में देख रहा हो। लेकिन मैं यहाँ कुछ तो रेट बताना है, तो कुछ आइडिया के लिए आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ। आज की डेट में जो अव्वल ईटे का रेट जो है वो 7.5 रुपए से लेकर 8 रुपए तक पर ईटा जो है चल रहा है। जो सेकंड क्लास ब्रिक जिसको मैंने बोला, यहाँ लोकल भाषा में उसको लाल पेटी बोलते हैं, उसकी कीमत जो है वो इससे थोड़ी सी कम हो गई, 1 रुपए कम कर दी, तो ये 6.5 से 7 रुपए हो गई। जो इससे भी खराब ईटा है उससे 1 रुपए और कम इसकी वैल्यू कर दी। और ये देखिए, जो मैं आपसे कह रहा था कि फ्लाई ऐश की जो ब्रिक है, इसका हर पैरामीटर इस ईटे से, क्ले वाली ईटे से अच्छा है, उसकी कीमत देखिए वो 1 रुपए से कम ही है। ये 6.5 रुपए से लेके 7.5 रुपए। अब ये देखिए, फ्लाई ऐश ब्रिक जो है वो फर्स्ट क्लास ब्रिक के कंपैरिजन में इससे सस्ती ही है, जबकि इसके पैरामीटर्स जो है, सारे पैरामीटर्स जो है वो क्ले ब्रिक के कंपैरिजन में अच्छे हैं और उससे ज्यादा ही हैं। और ये दोस्तों एक मैं स्लाइड लेके आया हूँ, TMT बार। और सरिया जब आपको यूज करनी हो, स्टील आपको यूज करनी हो, चाहे फाउंडेशन में यूज करनी हो, चाहे कॉलम में यूज करनी हो, चाहे बीम में, चाहे स्लैब में, तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि TMT बार से यूज करें, क्योंकि इसमें जो ये खांचे बने होते हैं,
ये जो है सीमेंट के साथ बॉन्ड करने में इनका बहुत अच्छा रिश्ता हो जाता है कंक्रीट का और सरिया का, और इनकी बॉन्ड बहुत अच्छी होती है तो स्ट्रक्चर बहुत मजबूत होता है। ये होता है टीएमटी बार, इसको बोलते हैं थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स, और इनका जो कीमत है वो आज की डेट में सबसे महंगा, सबसे अच्छा तो स्टील, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि टाटा टिस्कॉन है, और ये JSW स्टील ये भी बहुत अच्छा स्टील है, और ये RHL यूपी में बहुत चलता है, ये भी बहुत अच्छा स्टील है, और इसकी कीमत है लगभग 65 रुपए 64 रुपए, इनकी सबकी कीमत बदलती रहती है। तो ये एक आइडिया के लिए मैंने आपको बता दिया, बाकी तो जिस वक्त आपको घर बनाना होगा उस वक्त जो कीमत होगी तो उस वक्त देख लीजिएगा क्या यूज करना है, लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। अब तो खैर यूज भी यही हो रही है, जो थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार है इसको जो है यूज करना होता है। और ये दोस्तों जो कंक्रीट जो है इसका मैं सिस्टम आपको बता दूं कि कंक्रीट के कई मिक्स होते हैं। कंक्रीट में जितना सीमेंट मिलाएंगे, जितना मोरंग मिलाएंगे और जितना गिट्टी मिलाएंगे, तो उसका प्रोपोर्शन अगर कम ज्यादा करेंगे, मतलब 1, 1.5, 3, मतलब 1 सीमेंट, 1.5 मोरंग और 3 गिट्टी, 1 पार्ट सीमेंट, 1.5 पार्ट मोरंग और 3 पार्ट गिट्टी, और वहीं पे 1 पार्ट सीमेंट, 2 पार्ट मोरंग और 4 पार्ट गिट्टी, तो दोनों का जो प्रोपोर्शन है, जो रेशियो ऑफ मिक्सिंग है, बदल गया। तो इसका मतलब यह है कि जो इनको मिला के जो कंक्रीट बनेगा उसकी स्ट्रेंथ की भी जो ताकत है, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो भी कम ज्यादा होगी। जहां पे सीमेंट प्रोपोर्शन में मजबूत होगा वो कंक्रीट ज्यादा ताकतवर होगा या शक्तिशाली होगा। ये आपने देखा होगा दोस्तों, आजकल पहले तो वो जो कंक्रीट की एक मिक्सर मशीन आती थी जो साइड पे आप लगा लेते थे, और कई बोरी सीमेंट उसमें मिलाया और कई बहुत सारी उसमें मोरंग मिला दी, और फिर एक किसी प्रोपोर्शन के हिसाब से गिट्टी मिला दी, और इस प्रोपोर्शन को फिर इसमें पानी मिला दिया और उसको है चला दिया उस मशीन को, और कंक्रीट तैयार हो गया। आजकल जो है कंक्रीट कंपनियों ने क्या किया है, बना बनाया अपने प्लांट्स जो है लगा दिए हर शहर में। लगभग हर कंपनी ने, जो अच्छी कंपनी है, जो शहर में बिजनेस का प्रोस्पेक्ट अच्छा देखती है, तो अपना रेडीमिक्स प्लांट लगा देती है। तो ये जो इस तरह की गाड़ियां आपने देखी होंगी, तो ये रेडीमिक्स प्लांट से इसमें सीमेंट भर के लाती हैं, और ये सिलेंडर है इसका, ये हमेशा घूमता रहता है। घूमता इसलिए रहता है कि वो सीमेंट जो है उसमें हिलता रहे, कंक्रीट जो है उसमें हिलता रहेगा, तो वो सेट नहीं होगा। तो इसको ये जब वहां से अपने प्लांट से और किसी साइट पे इसको लेके जाती है, तो इस मशीन को बोलते हैं ट्रांजिट मिक्सर, और ये जो कंक्रीट लेके जाती है साइट पे उसको बोलते हैं रेडी मिक्स कंक्रीट। इसमें आपको जो भी मिक्स का कंक्रीट चाहिए, चाहे M20 चाहिए, चाहे M25। अब M20 क्या है? M20 एक तरह का कंक्रीट है जिसकी स्ट्रेंथ जो है वो डिफाइंड है। अब मैं बताऊंगा, थोड़ा ये टेक्निकल हो जाएगा, बस यूं मान लीजिए कि M25 के मुकाबले M20 कमजोर कंक्रीट है, मगर अपने मकान में, अपने जो भवन में हम लोग यूज करते हैं, वो M20 हमारे लिए काफी है। M25 जो है बड़े स्ट्रक्चर्स में, मल्टी स्टोरेज है, जहां बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, और इससे ज्यादा भी होता है, M30 भी होता है, M35 भी होता होगा। तो ये जो सीमेंट का जब भी हम रेशियो बदलेंगे मोरंग के साथ और गिट्टी के साथ, तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है बदलती है। बस आपको ट्रांजिट मिक्सर के बारे में बताना था। ये मशीन है, इसको ट्रांजिट मिक्सर बोलते हैं, और ये देखिए कंक्रीट को ऐसे नीचे सरका के साइड पे डालती है, ये फेंकती नहीं है। आप अपनी साइड पे भी जब भी काम करा रहे हो, तो किसी भी लेबर को अगर देखें कि वो तसले से कंक्रीट को फेंक रहा है, तो वो गलत कर रहा है। उसका कारण यह है कि जो गिट्टी है, गिट्टी के ऊपर जो सीमेंट चढ़ा हुआ है, जो मसाला चढ़ा हुआ है, और गिट्टी के साथ जो मोरंग का जो कांटेक्ट है, वो फेंकने के बाद वो पूरा छितरा जाता है, वो सब बिखर जाता है, तो उसमें कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। जब भी साइड पे कंक्रीट डालना हो, अगर इस मिक्सर से पड़ रहा है तो ये ठीक है, लेकिन अगर कभी ऐसी समस्या है कि इससे नहीं हो पा रहा है और हाथ से डाला जा रहा है, तो वो तसले से कंक्रीट को नीचे गिराएगी, फेंकेगी नहीं, उसको नीचे धीरे से उतार देगी, जिससे कि जो उसका स्ट्रक्चर है कंक्रीट का वो डिस्टर्ब ना हो। और इस तरह से ये कंक्रीट की मिक्सिंग वगैरह होती है। इस तरह से जो कंक्रीट मिक्सर मशीन है वो ऐसे डाला जाता है, फिर ये ले जाते हैं साइड पे। सब आपने देखा होगा, बट मैंने कहा आज इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं। तो दोस्तों, मैंने आपको काफी चीजें जो हैं, आपका जब घर का डिजाइन बन जाएगा, नक्शा खूबसूरत सा बन जाएगा, उसके आगे की क्या प्रक्रिया होती है वो सारी चीजें आपको बता दी। किस तरह से आपको सॉइल टेस्टिंग करानी पड़ेगी, किस तरह से आपको फाउंडेशन का जो है डिजाइन कराना पड़ेगा, और किस तरह से वो
फाउंडेशन को आप ज़मीन पे उतारेंगे, अपने नक्शे को आप ज़मीन पे उतारेंगे और कैसे आप उसका प्लिंथ लेवल डिसाइड करेंगे, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होगा कि फ्रेम स्ट्रक्चर होगा। और जाहिर सी बात है, जब उसको एक स्ट्रक्चर डिज़ाइनर जो है डिज़ाइन कर रहा होगा तो वो अर्थक्वेक प्रूफ स्ट्रक्चर बनेगा ही बनेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयुक्त होगी और काफ़ी आपके लिए मददगार होगी। और अगर ऐसा हुआ हो तो मेरे इस चैनल को, जिसमें हम लोग रोज नक्शे की बात करते हैं, नक्शा कैसे बनाया जाए, नक्शा कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इसीलिए इस चैनल का नाम है नक्शेबाज। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये अगर आपको पसंद आया हो हमारा सेशन तो इस सेशन को शेयर भी करें, जिससे कि आम लोगों को मकान कैसे बनता है उसके बारे में जानकारी हो, वो उसके लिए एजुकेट हों। और जो हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, चाहे वो कॉलेजेस में हो, आर्किटेक्चर कॉलेजेस में हो, पॉलिटेक्निक्स में हो, उनको भी ये शेयर करें, जिससे कि उनके भी ज्ञान में बढ़ोतरी हो। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।